सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 14 शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भंडार के अंतर्गत हम सबसे पहले समानार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। समानार्थी का अर्थ होता है एक समान अर्थ देने वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जान लेते हैं, अध्यापिका ने बच्चों को नरेश रानी की कहानी सुनाई। गलत काम करने पर पिता ने अपने अंशज को खूब डांटा। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त नरेश और अंशज शब्द वाक्य की आवश्यकता को पूरी करने के कारण अटपटे लग रहे हैं। यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग तो सही है, पर लेकिन ये वाक्य की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार ये थोड़े अटपटे लग रहे हैं। इनका अगर हम सही रूप पढ़ें तो अध्यापिका ने बच्चों को राजा रानी की कहानी सुनाई। किसकी? राजा रानी की। गलत काम करने पर पिता ने पुत्र को खूब डांटा। तो सदैव जो ये शब्द हैं, अब नरेश, राजा को हम नरेश भी कहते हैं, पुत्र को हम अंशज भी कहते हैं, किंतु सही समानार्थी शब्दों का प्रयोग ही वाक्य को सार्थक बनाता है। सार्थक यानी अर्थ वाला, सही अर्थ वाला। तो हमें, अगर हम नरेश और रानी की कहानी लिखें तो यहाँ पे हमें अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा और साथ ही हमें अटपटा भी लग रहा है। अगर हम यही राजा रानी कहें तो हमें ये अर्थ काफी अच्छे से समझ भी आ रहा है और साथ ही हमें ये इसमें सही बैठता हुआ भी लग रहा है। पुत्र भी हमें सही लग रहा है। पूरे हमें ना खास तौर पे ध्यान देना होता है कि हमारा जो वाक्य है वो वाक्य कौन से शब्द को ग्रहित करेगा, ठीक है, यानी ग्रहण करेगा, जिससे कि हमारा पूरा वाक्य प्रभावशाली भी हो, अर्थ भी सही से प्रकट होता हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम जैसे राजा रानी की कहानी, एक हम काफी लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं राजा रानी की कहानी, यही अगर हम नरेश रानी की कहानी बोल दें तो अजीब सी लगती है। अंशज, अंशज हमने जो वाक्य है ये पूरा, इस वाक्य के अनुसार अंशज की जगह पुत्र शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है इस पूरे वाक्य में, जो कि इसे सही अर्थ भी प्रदान कर रहा है। तो जो समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब एक समान अर्थ देने वाले, जिनका अर्थ तो एक ही होता है किंतु उनका जो शब्द होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको हमें वाक्य के अनुसार ही प्रयोग करने चाहिए। चलिए अब हम कुछ और अन्य समानार्थी शब्दों को जान लेते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं और ज्वाला भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे हम अग्नि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर हम आग शब्द का प्रयोग करें तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, जबकि इन सब का अर्थ तो एक ही है, किंतु वाक्य के अनुसार, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हमें इन्हें प्रयोग करना होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि कुछ ब्राह्मण मिलकर हवन कर रहे हैं, जहां पर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ठीक है। अगर हम यहीं पे हम ये कहें कि कुछ ब्राह्मण लोग वो हवन कर रहे हैं जहाँ पे हवन कुंड में आग प्रज्वलित हो रही है, तो आग बड़ा अजीब सा शब्द लगेगा उस जगह पे। यहीं अगर हम आग को लेकर के एक वाक्य बनाएं तो हम कह सकते हैं कि पड़ोसी के घर में आग लग गई। अगर हम आग की जगह अग्नि का प्रयोग करें, हम कहें पड़ोसी के घर में अग्नि लग गई, कितना अटपटा सा लगता है। तो इसलिए जो अर्थ तो इनका सेम है, मतलब सही अर्थ है, आग का मतलब आग ही है और अग्नि का अर्थ भी आग ही है, किंतु वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा शब्द प्रयोग करना है, ठीक है। तो इन्हें ही हम कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी एक समान अर्थ देने वाले। अगर हम आपका उदाहरण लें, जैसे कि अभी वैसे हम समानार्थी शब्द को एक तरह से ये भी कह सकते हैं किसी एक चीज के अलग अलग नाम। जैसे आप हो, आपका हमारा स्कूल में कुछ और नाम है, घर पे कुछ और नाम है, किंतु ये दोनों शब्द, यानी जैसे मान लो आपका घर पे नाम छोटी है और स्कूल में आपका नाम रजनी है, तो दोनों ही शब्द जो हैं वो संकेत किसकी ओर करेंगे? आपकी ओर। अगर हम कहें छोटी ये काम करना तो भी आप हम तुरंत वो काम करोगे, अगर हम कहेंगे रजनी ये काम करना तो भी आप वही काम जो हम कहेंगे वो काम करोगे। तो दोनों ही जगहों पे हम संकेत किसकी ओर कर रहे हैं? आपकी ओर। तो ये आपके दो नाम हैं। इसी प्रकार अगर आपके अन्य भी नाम हों तो वो सब जो जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम है, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके समानार्थी हो जाएंगे। इसी प्रकार अलग अलग जो शब्द होते हैं इनका अर्थ जो होता है वो एक ही चीज की ओर संकेत करता है। जैसे चंद्रमा का उदाहरण लेते हैं।
चंद्रमा को हम चंद्र भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं और सुधाकर भी कहते हैं। अब इतने सारे नाम हैं किसके? चंद्रमा के। अब चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, इंदु, सुधाकर ये सब किसकी ओर संकेत करते हैं? ये संकेत करते हैं आसमान में चमकने वाला सफेद रंग का गोला जो अक्सर रात में ही चमकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं और सुधाकर भी कहते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं समानार्थी शब्द। चलिए अब हम अगले शब्दों को देख लेते हैं। अगला शब्द है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का अर्थ होता है कि शब्द तो एक ही है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जो ये शब्द होते हैं ये अलग अलग वाक्यों में या फिर अलग अलग प्रसंगों में प्रयुक्त होके पूरे वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, ये अपनी परिस्थिति के अनुसार बदलाव करते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ को हम कहते हैं धन भी कहते हैं, के लिए, प्रयोजन और कारण। ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द मतलब अलग अलग चीज। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था समानार्थी में कि चीज एक थी उसके नाम अलग अलग थे, और यहाँ अनेकार्थी में क्या है? नाम अलग अलग है, नहीं नाम एक है और चीज अलग अलग है। ठीक है, एक ही नाम है और वो अलग अलग चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो अली है, अली को हम क्या भौरा, जो भौरा होता है उसे भी हम अली कहते हैं, जो हमारी सहेली होती है उसे भी हम अली कहते हैं, और जो कोयल होती है उसे भी अली कहा जाता है। चीजें अलग अलग हैं, नाम एक है। ठीक है, अब देखो इसका हम एक वाक्य बना के देखते हैं। कलियों पर अली घूम रहे हैं, यानी कलियों पर भौरा घूम रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें कि कलियों पर अली घूम रहा है यानी कि भौरा घूम रहा है, अब वहां पे हमारी सखी तो नहीं हो सकती क्योंकि ना वो उड़ सकती है और ना वो कलियों के ऊपर घूम सकती है, ना ही वो कोयल हो सकती है क्योंकि कोयल का काम ही नहीं है कलियों पर घूमना। कली पर घूमने का काम किसका होता है? भौरे का। तो वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। और जो ये अनेकार्थी शब्द होते हैं ये हमेशा वाक्य के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो ये शब्द है ये किसका अर्थ दे रहा है, यानी कि ये किसे प्रस्तुत कर रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं अली का। कल मैं अली के साथ बाजार गई। ठीक है, या कल मेरी अली मुझसे मिलने आएगी, या राधा अली के साथ घूम रही थी। अली यानी सखी के साथ। अब राधा भौरा के साथ तो नहीं घूम सकती, ना ही वो कोयल के साथ घूम सकती हैं, तो वो किसके साथ घूम रही थी? सखी के साथ। तुम बाजार किसके साथ गई? सखी के साथ, यानी अपनी सहेली के साथ। ठीक है, अब हम कोयल का एक उदाहरण देख लेते हैं जहाँ पे हम अली का प्रयोग करेंगे कोयल के लिए। डाल पर बैठकर अली गा रही थी। अब अली गा रही थी, तुम्हारी सखी तो बैठ के गा नहीं सकती डाल पे, ना ही भौरे का काम है गाना जो वो वहां डाल पे बैठ के गाएगा। तो डाल पे बैठ के गाने का काम किसका है? कोयल का। तो यहाँ अली शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कोयल के लिए। देखिए अब हम जो ये अली शब्द है इसका हम अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। जो मैंने अभी आपको उदाहरण समझाए थे वो लिखे हुए ना होने के कारण शायद आपको सही से समझ ना पाए हो, तो मैंने उनको लिख करके अब आपको समझा रही हूँ। कली पर अली मंडरा रहा है, अली मंडरा रहा है, कली पर मंडरा रहा है। अब कली पर अली का अर्थ हमने, एक तो भौरा भी होता है, सखी भी होता है, कोयल। सखी तो मंडरा नहीं सकती, ना कोयल मंडरा सकती है, तो अली पर कली पर कौन मंडरा रहा होगा? भौरा। ठीक है, अगला देखते हैं वाक्य। राधा अली के साथ वन गई। राधा अली के साथ गई। अब अली किस किस को कहते थे? भौरा को, सखी को, कोयल को। तो इन तीनों में से क्या हो सकता है? सखी हो सकती है, क्योंकि ना तो वो कोयल के साथ जाएंगी और ना वन उसके भौरे के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया हमारे यहाँ पे सखी। अब यही देखो कि शब्द एक है, वाक्य के अनुसार ये अपना रूप बदल रहे हैं कि किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं वो हमें पता चलता है। डाल पर अली बैठी है, अली। अब डाल पर ना तो भौरा बैठ सकता है, ना आपकी सखी बैठ सकती है, तो डाल पर कौन बैठा है? कोयल। अब कोयल के लिए यहाँ पे अली शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए वाक्य में परिस्थिति के अनुसार और प्रसंग के अनुसार ये अपना एक ही शब्द प्रयोग होने पर भी हमें इसका अर्थ पता चलता है कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द होते हैं अनेकार्थी शब्द। जो शब्द एक है
उनका अर्थ अनेक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अनेकार्थी शब्द। बाकी आपकी पुस्तक में है, आप इन्हें एक बार जरूर पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम जान लेते हैं विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द को हम कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी जो एक के ठीक उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे दिन का उल्टा रात। चलिए हम पुस्तक में देखते हैं किस प्रकार बताया गया है। विपरीत अर्थ देने वाले विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ विलोम शब्द मूल शब्द से पहले उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जो मूल शब्द होता है उससे पहले उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ विलोम शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बन जाते हैं। ठीक है, जो मूल शब्द होता है उसमें अन्य उपसर्ग लगाने पर भी बन जाते हैं। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द सदैव तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम शब्द सदैव तद्भव होते हैं। अब ये देखो, जो शब्द तत्सम होगा, अगर हम उसका विलोम शब्द कोई ले रहे हैं या हम उसका कोई विलोम शब्द बना रहे हैं तो वो शब्द भी सदैव तत्सम ही होगा। ये नहीं है कि तत्सम शब्द है तो हम उसका तद्भव शब्द में रूपांतरण कर दे या उसका विलोम बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तद्भव जो होगा उसका भी तद्भव ही होगा, उल्टा भी। इसी प्रकार देशज या विदेशी शब्दों के भी समान विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, देशी और जो देशज होते हैं यानी देशी शब्द, और विदेशी वाले जो विदेशी शब्द, इन दोनों के भी ऐसे ही होते हैं कि देशी जो है उसका भी विलोम देशी ही होगा और विदेशी है उसका विलोम भी विदेशी ही होगा। कहीं कहीं पर किन्हीं दो शब्दों के अर्थों की स्पष्टता के लिए उन शब्दों के विलोम शब्दों का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो शब्द होते हैं कहीं पे, उनके अर्थों की स्पष्टता मतलब उनका अर्थ हमें सही समझ में आ जाए, तो उसके लिए हमें विलोम शब्द का ज्ञान जो होता है हमारे पास वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे जैसे कि अगर मान लो हमें दिन का हमें पता है, हमें नहीं पता दिन का उल्टा क्या होगा, पर लेकिन हमें दिन पता है और एक हमें रात के बारे में पता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं उसका विलोम शब्द जान करके कि हाँ इसका उल्टा, जैसे हमें दिन का पता है तो हमें उल्टा हमें पता होगा इसका उल्टा रात ही हो सकता है। तो अगर हमें एक शब्द का भी प्रयोग पता है या फिर हमें एक विलोम शब्द के बारे में पता है तो हम दूसरे का अंदाजा आराम से लगा लेते हैं। चलिए अब हम किसी अन्य जो होते हैं विलोम शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अनुकूल, प्रतिकूल। मतलब जैसे अभी कोई चीज है कि जो यहाँ की जैसे मान लो कि पहाड़ों की जो हवा है वो रमेश के अनुकूल है। ठीक है, रमेश यानी कि वहां पे आराम से रह सकता है, किंतु घने जंगलों की जो हवा है वो रमेश के प्रतिकूल है, अर्थात रमेश वहां की हवा में नहीं रह सकता। मतलब प्रतिकूल जो उसके विपरीत हो, मतलब उसके लिए ठीक ना हो। अनुकूल मतलब जो उसके लिए बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो एक ठीक है और एक ठीक नहीं है। इसी तरह अपेक्षा, उपेक्षा, आदि का अंत, कृत्रिम का स्वाभाविक। ठीक है, कृत्रिम जो हाथ से बनाया गया हो, स्वाभाविक जो अपने आप बना हो। तो इसी प्रकार ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं जो कि एक शब्द का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। जैसे गरीब का अमीर। गरीब कौन होता है, जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो। अमीर कौन, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। गहरा, उथला। गहरा मतलब जो बहुत गहरा हो, जैसे बहुत गहरा। ठीक है, उथला मतलब उतना ही ऊंचा ऊंचा। ठीक, तो इसी प्रकार ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं। अब हम चलते हैं समरूपी या भिन्नार्थक शब्दों के बारे में।